नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 31 महीने तक जेल में डाल दिए गए, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा था। कानून के एक हाथ से उनकी गर्दन मरोड़ दी गई, कानून के दूसरे हाथ से उनकी कंपनी को दिवालिया होने से बचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। एक दूसरी कंपनी आती है जो कानून के हिसाब से उसका अधिग्रहण कर लेती है, मगर जो कंपनी बर्बाद होती है उसका नाम कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड है और जो कंपनी उसे खरीदती है उसका नाम अदानी पावर लिमिटेड है। इस कहानी के जरिए आप समझ सकेंगे कि भारत में बिजनेस की हालत इतनी खराब क्यों है और क्यों लोगों को डर लगता है कि बोलेंगे तो सरकार फंसा देगी। जनता समर्थन में नहीं, डर के मारे चुप हो जा रही है। उस डर का राज इस एक केस से खुल जाता है। हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी खबर की कहीं कोई व्यापक चर्चा नहीं। किसी बेगुनाह को बिना सबूत जेल में डाल दिया जाए, इसे लेकर हंगामा मच जाना चाहिए था। सूर्यवंशी के रील में डूबी जनता को यह सब भी देखना चाहिए कि स्टेडियम के भीतर दिखने वाला देश स्टेडियम के बाहर खेल के नियमों को कैसे बदल रहा है। स्टेडियम में वैभव 100 छक्के लगा सकते हैं, मगर बाहर जब बिजनेस करने जाएंगे तो जेल से लेकर रिश्वत मांगने वाला अफसर उनका इंतजार कर रहा होगा। कहानी शुरू होती है मार्च 2022 से, जब कोयले का आयात करने वाली कंपनी कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर अहमद AR बुहारी को 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी गिरफ्तार कर लेती है। 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाने से पहले ईडी ने क्या तैयारी की कि उसे 4 साल में एक भी सबूत नहीं मिला। उससे पहले 31 महीने तक जेल में रखने के बाद ईडी अहमद बुहारी के खिलाफ चार्जशीट तक दायर नहीं कर पाई। अक्टूबर 2024 में इन्हें जमानत मिल गई और एक साल बाद 7 अक्टूबर 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने बुहारी और उनके साथियों के खिलाफ सभी मामलों को बंद कर दिया। तब इस बात का संज्ञान लेते हुए सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 28 अप्रैल 2026 को बुहारी को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बुहारी की बेल कई बार रिजेक्ट होती रही। मार्च 2022 में गिरफ्तारी के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने बेल की मांग खारिज कर दी, यह कहते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल नियम है, बेल अपवाद है। 2022 में स्पेशल कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी बेल याचिका खारिज कर दी। जब 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा होगा तब तो सनसनी फैल गई होगी, लेकिन अब जब कोई सबूत नहीं मिला, बिना सबूत के, बिना अपराध के किसी को 31 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया, इस पर सिहरन क्यों नहीं? क्या आप ऐसा ही भारत चाहते हैं कि फर्जी मामलों में ईडी, सीबीआई आपको उठाकर ले जाए, 31 महीने तक जेलों में सड़ा दे? यही हमारा रूल ऑफ लॉ है। इसे देखकर कौन भारत में पैसा लगाएगा? मोदी सरकार के दौर में यह सब करना इतना आसान क्यों होता जा रहा है? यह कोई इकलौता केस नहीं, आपको ऐसे कई केस मिलेंगे। क्यों किसी को भी फर्जी मामले में जेल में डाल देना आसान हो गया है? क्या इसी वजह से सब डरे सहमे हुए हैं कि ईडी आएगी, 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल ले जाएगी, सबूत मिले ना मिले, जांच से कुछ निकले ना निकले, 3-4 साल जेल में रहकर बाहर आएंगे, तब तक हेडलाइन कहीं और शिफ्ट हो चुकी होगी। अहमद बुहारी जेल में डाल दिए गए, उधर उनकी जमी जमाई कंपनी बर्बाद होने लगी। तब एक और प्रक्रिया शुरू कर दी गई, कानून की प्रक्रिया। इसके तहत इस कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए 2024 में कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड का केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में डाल दिया जाता है। कंपनी का प्रमोटर जेल में है तो जाहिर है कंपनी की आर्थिक हालत खराब होगी, इसीलिए दिवालिया होने से बचाने के नाम पर यह सब किया जाता है और दूसरी कंपनी को खरीदने का मौका दिया जाता है। फरवरी 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिकी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अदानी पावर लिमिटेड की ओर से
कोस्टल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। सितंबर 2024 तक अदानी पावर का अधिग्रहण पूरा हो गया। क्या यह सब संयोग था? एक बिजनेसमैन को फर्जी केस में फंसाकर 31-32 महीने जेल में रखा जाता है, उसकी बेल रिजेक्ट की जाती है और इस बीच उसकी कंपनी दिवालिया होने लगती है और अदानी के पास पहुंच जाती है। अगर भारत में कानून का राज होता तो इस मामले की जांच होती, इसमें शामिल अफसरों को सजा दी जाती और कंपनी जिसकी थी उसे वापस कर दी जाती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसकी तैयारी कितने समय से चलती रही वह भी आपको जानना चाहिए। 2022 में गिरफ्तारी के 4 साल पहले यानी 2017 में रेवेन्यू इंटेलिजेंस निदेशालय DRI ने कोस्टल एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जांच शुरू की। आरोप लगा कि इसने NTPC को खराब क्वालिटी के कोयले की सप्लाई की है और जो पैसा कमाया उसे UAE ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लगा दिया। 2018 में CBI ने कंपनी के खिलाफ IPC की धारा 420 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR कर दी। आगे चलकर इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग में बदल दिया गया। CBI की शिकायत के आधार पर ED ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। जिन फंड्स का लेन देन हुआ उन्हें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के रूप में ट्रीट किया गया। PMLA के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के लिए ऐसी आपराधिक गतिविधियों को स्थापित करना जरूरी है जिससे गलत तरीके से पैसे का लेन देन हुआ हो। अब PMLA के तहत बनी एक अदालत ने आदेश दिया कि कोस्टल एनर्जन के साथ 3 अन्य निजी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले रद्द कर दिए गए हैं। कंपनी तो हाथ से गई ही, अहमद बुहारी का जीवन, उनकी प्रतिष्ठा और उनकी आज़ादी सब कुछ नष्ट हो गई। बिना सबूत के 31 महीने तक, पौने 3 साल तक उन्हें जेलों में रखा गया। परिवार पर क्या बीती होगी, बच्चों पर कितना मानसिक आघात पहुंचा होगा। क्या आप वाकई में ऐसा ही भारत चाहते हैं? इस भारत में कौन NRI अपना पैसा लगाएगा जहां ED के लिए किसी को भी किसी भी वजह से जेल में डाल देना आसान हो, भले सबूत हो या ना हो, अपराध हुआ हो या ना हुआ हो। बुहारी सिंगापुर में रहते हैं। ये पीयूष गोयल हैं, इंडस्ट्री को ज्ञान दे रहे हैं। अभी जो ग्लोबल संकट है उसका फायदा उठाकर तरक्की करें। इसी ED के डर से कोई इंडस्ट्री वाला नहीं बोलेगा, वरना उनकी इस बात पर पलटकर पूछ देता। ऐसे वक्त में फायदा उठाने के लिए सरकार ने छोड़ा ही कितना है। अगर वाणिज्य मंत्री को चिंता होती तो सबसे पहले अहमद बुहारी की कंपनी को बर्बाद करने के लिए ED CBI की आलोचना करते, कहते कि जांच एजेंसियां बिजनेस का माहौल खराब कर रही हैं। मंत्री जी उपदेश दे रहे हैं, लेकिन खबर छप रही है कि कार डीलर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। GST के तहत उनका जो इनपुट क्रेडिट बनता है 2500 करोड़ का, वह सरकार नहीं दे रही। पहले PMO के पास गए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट गए। इतनी बड़ी पूंजी अगर फंसी रहेगी तो बिजनेस कैसे होगा? कोई कुछ भी उपदेश देकर इस देश में निकल जा रहा है। दिल्ली के एक मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दिया गया, उप मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया और बाद में कोर्ट ने पाया इनके खिलाफ सबूत ही नहीं थे। क्या ये सारी घटनाएं इतनी मामूली हैं कि जनता नजरअंदाज कर दे? जब सरकार के स्तर पर यह सब होगा तो उस सरकार से अर्थव्यवस्था में जादू नहीं हो जाएगा। या आपको क्यों लगता है कि अर्थव्यवस्था में चमत्कार हो रहा है? गिरफ्तारी के समय बुहारी तुतुकुड़ी में मुतियारा थर्मल पावर प्लांट चलाया करते थे। 1200 मेगावाट के इस प्लांट से टेंगेटको को ऊर्जा सप्लाई कर रहे थे। रेडिफ ने बुहारी का इंटरव्यू किया है। बुहारी ने रेडिफ के वेंकटचारी जगन्नाथन से कहा है कि वे अपने थर्मल पावर प्लांट को फिर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। NCLAT में केस लड़ रहे हैं। इस उम्मीद में भी हैं कि NCLAT उनकी कंपनी कोस्टल एनर्जन की इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को रोककर उसे ओरिजिनल प्रोमोटर्स को सौंप देगी, यानी उन्हें वापस कर देगी। बुहारी के साथ अन्याय तो हुआ है। उनके मामले से साफ है कि फर्जी मुकदमे में इसीलिए फंसाया गया ताकि उनकी कंपनी संकट में आ जाए और उसका बहाना बनाकर स्वामित्व बदल जाए, कंपनी उनसे छीन ली जाए।
जिस देश में इस तरह से कंपनी हड़प ली जाएगी उस देश में बिजनेस की हालत खराब ही होगी। कहां तो एक उद्योगपति को रिस्क से लेकर निवेश का अनुभव आपसे साझा करना चाहिए, तो जेल से आने के बाद बुहारी बता रहे हैं जेल का सामना करने की तैयारी कैसी होनी चाहिए। ये आज का भारत है, मोदी के दौर का। कहा जाता है कि जेल किसी भी आदमी को तोड़ सकता है या बना सकता है। जिन्हें लगता है वे नहीं टूटेंगे, उनके लिए मानसिक मजबूती और स्थिरता जरूरी है, बुहारी का बयान है। कितना बड़ा केस है ये। एक आदमी को 542 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया गया, 3.25 साल तक जेल में डाला गया और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। 2006 में मनी कंट्रोल ने बुहारी की प्रोफाइल छापी, रेडिफ की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसमें बताया गया है कि अहमद बुहारी का जन्म हांगकांग में हुआ, कुछ साल अमेरिका में रहे, बॉस्टन लंदन से पढ़ाई की, अदालत के कागजों के अनुसार सिंगापुर की रिहाइश है। 1990 के दशक में इन्होंने कोयले के सेक्टर में काम शुरू किया। आपको यह कहानी इसीलिए बताई ताकि आप समझ सकें कि भारत में क्या हो रहा है। किसी को भी बिना सबूत के जेल में डाल देना और उसकी कंपनी को कंगाल बना देने की नौबत पर पहुंचा देना अपराध है या नहीं, और अगर है तो इस अपराध में कौन शामिल नजर आ रहा है। इस केस को लेकर पूरे देश में बहस होनी चाहिए कि क्या इसी वजह से भारत के व्यापारी वर्ग के लोग डरे सहमे हैं, देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, फिर भी सरकार की जय जय कर रहे हैं। क्या यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। मोदी सरकार के दौर में ऐसी कई कहानियां बिखरी हुई हैं, जिन्हें समेट कर आपको देखेंगे आपका हलक सूख जाएगा। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 6 अप्रैल 2026 को इनके और इनके परिवार के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता, जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने सीबीआई को आदेश देते हुए कहा कि खास तौर पर पेमा खांडू, उनके भाई, सौतेली मां और इनसे जुड़ी हुई इकाइयों की जांच की जाए। कायदे से इस आदेश के बाद मुख्यमंत्री को पद से हटा देना चाहिए था, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी ने ऐसा एक्शन नहीं लिया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगा है उससे पता चलता है कि भारत में सिस्टम कैसे काम कर रहा है, किन लोगों के लिए काम कर रहा है। उन पर आरोप है कि उनके कार्यकाल के 10 वर्षों के दौरान उनके परिवार से जुड़ी कंपनियों को 1270 करोड़ के सरकारी ठेके मिले हैं। विपक्ष के नेताओं के यहां कभी भी छापे पड़ जाते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता के खिलाफ जांच कराने के लिए अरुणाचल सिविल सोसाइटी को प्रदर्शन करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश भी देता है, तब भी मुख्यमंत्री को पद से नहीं हटाया जाता। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि यह किसी निचली अदालत या हाई कोर्ट का आदेश नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अब भी पद पर बने हुए हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री भी हैं और उन फाइलों पर उनका नियंत्रण है जिनकी जांच के लिए सीबीआई को जरूरत पड़ेगी। वो आदमी जिसने कभी न खाऊंगा न खाने दूंगा कहा था, चुप क्यों है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? यह स्वयं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर मजाक है। भाजपा के कुछ अन्य मुख्यमंत्री भी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी ही श्रेणी में आते हैं। आज तक इस देश को पता नहीं चला कि 2016 में नोटबंदी क्यों हुई। नोटबंदी के समय अगर काला धन मिट जाना था तो हर तरफ भ्रष्टाचार क्यों दिख रहा है? क्यों नहीं जनता नोटबंदी पर लौटकर पूछती है कि क्यों उसे लाइन में लगाया गया और उससे देश को मिला क्या? पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है, अंबानी और अदानी। तो जो भी देश में धन है अब, वो सारा का सारा 2 लोगों के हाथों में है। एयरपोर्ट देखिए, पोर्ट देखिए, पावर स्टेशन देखिए, सीमेंट देखिए, देश की रक्षा की जो इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए,
सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ने चुने हुए लोगों को, अपने मित्रों को पकड़ा दिया। अब आप कहोगे भाई ठीक है, इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं। अब उन्होंने आपके जेब में जो था, जो आप घर में रखते थे, नोटबंदी करके छीन लिया। जो छोटे व्यापारी थे वो जीएसटी, गलत जीएसटी लगा के छीन लिया। कोविड में मजदूरों को, किसानों को, मजदूरों को तो उन्होंने हजारों किलोमीटर चलाया। तो जो आपके पास पैसा था वो आपके जेब में से निकल गया। राजनीतिक संरक्षण मिल जाने से, मुख्यमंत्री से दोस्ती हो जाने से आप टेस्ला नहीं बना लेते, ना माइक्रोसॉफ्ट। भारत का आर्थिक संकट उसका नैतिक संकट भी है। देश के सवालों को गायब किया जा रहा है। ब्रेड 5 रुपए महंगा हो गया, दूध महंगा हुआ, पेट्रोल 4 रुपए महंगा हो गया, इसके और बढ़ने की बात हो रही है। खाने का रिफाइंड तेल 4 महीने में डबल से भी ज्यादा हुआ। सरसों का तेल 21% महंगा हो गया। करोड़ों लोगों की कमाई धूल की तरह उड़ती जा रही है। घर नहीं चल रहा, मगर मीडिया में यह सब नहीं, क्योंकि डर है। अगर एक कंपनी के प्रमोटर को ईडी फर्जी मामले में फंसा सकती है तो पत्रकार भी कैसे बचेगा? जांच एजेंसियों के भय से थरथराने, एंड कांपने की सर्दी व्यापारियों से लेकर पत्रकारों को लग गई है। यह किस तरह का भारत है जहां उज्जैन के महाकाल मंदिर की पार्किंग की जमीन को प्राइवेट में बदला गया और उसे कथित तौर पर बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय की कंपनी को बेच दिया गया ताकि 5 स्टार होटल बनवा सकें। विधायक का कहना है जमीन मंदिर की नहीं, मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार का आरोप है महाकाल लोक प्रोजेक्ट से रियल एस्टेट सौदों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बीजेपी नेताओं और सरकार के करीबियों को फायदा दिलाया जा सके। जिस एनटीए से नीट यूजी की परीक्षा नहीं हो पा रही, 2 बार पेपर लीक हुए और उसके चेयरपर्सन प्रदीप जोशी के खिलाफ एक्शन तक नहीं होता है, क्यों नहीं उन्हें तुरंत पद से हटाया गया? महाराष्ट्र के लातूर में शिवनाथ रघुनाथ मोटे गांवकर का रेणुकाई कोचिंग सेंटर डॉक्टर फैक्ट्री कहा जाता है। इसके बारे में भास्कर ने रिपोर्ट छापी है कि पिछले साल इसी कोचिंग से पढ़ने वाले 19 छात्रों ने अलग अलग एम्स में दाखिला लिया है। अगर पेपर लीक से एम्स में कोई पढ़ने चला जा रहा है, तब फिर इस भारत में क्या बचा रह गया है? और तब क्या बचा रह जाएगा जब बलात्कार के आरोपी को जमानत मिलने पर कंधे पर बिठाकर घुमाया जाएगा? ऐसा ही भारत क्या आप चाहते थे? राष्ट्रवाद के नाम पर फर्जी बातों में जनता उलझी हुई है। पत्रकारों को देशद्रोह के नाम पर सवाल पूछने से डराया जा रहा है और उधर सेना का एक कर्नल हिमांशु बाली कथित रूप से टेंडर दिलाने के बदले कानपुर की एक कंपनी से 50 लाख रिश्वत लेता हुआ गिरफ्तार होता है। आप एक बार नजर उठाकर देखिए, पता चलेगा देश कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है। पेड़ लगाने के अभियान को मां से जोड़ा गया, तब भी लूटने वालों के दिल में ममता नहीं जगी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, राजस्थान के बांसवाड़ा में पौधारोपण के मामले में 102 करोड़ का घपला हुआ है। वन विभाग को पिछले 4 साल में विभिन्न योजनाओं में 246 जगहों पर पौधे रोपने थे, लेकिन ज्यादातर जगह लीपापोती कर दी गई। 48 स्थानों पर नाम मात्र के पौधे लगे, कुछ जगहों पर तो गड्ढे ही नहीं बनाए गए। एक जगह पौधारोपण का एरिया कम कर दिया गया, कागजों में लाखों पौधे लगा दिए गए, लेकिन जमीन पर एक भी पौधा नहीं। निगरानी एवं मूल्यांकन मॉड्यूल के तहत मूल्यांकन हुआ, तब जाकर इस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। भ्रष्टाचार की इन खबरों को जोड़कर जरा भारत को देखा कीजिए, आपको पता चलेगा क्यों आपके शहर का हाल इतना बुरा है, क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी आपकी जिंदगी में तरक्की नहीं और करप्शन करने वाला लगातार तरक्की करता जा रहा है। चलती ट्रेन में 4 गुंडे आ जाते हैं, किसी मुस्लिम महिला का टिफिन निकालकर चेक करने लग जाते हैं, दिखाओ क्या खाना लेकर जा रही हैं। इस तरह से अपमानित किया जा रहा है। मुसलमान से कहा जा रहा है सड़क पर नमाज मत पढ़िए, और हिंदू सड़क पर धार्मिक यात्राएं निकाल रहे हैं। फिर दलील दी जा रही है दोनों का मामला अलग है। मुख्यमंत्री शान से बता रहे हैं, जनता ताली बजा रही है।
क्या वही जनता इस बात पर ताली नहीं बजाना चाहती कि पेपर चोरी से लड़के डॉक्टर बन रहे हैं और सड़क पर नमाज रुकवाने वाली सरकार से परीक्षा में पेपर चोरी नहीं बंद हो रही? जिस सिस्टम को सबके लिए काम करना चाहिए वह किसी एक के फायदे के लिए काम करता दिख रहा है और इसमें बैठे लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।